आपके लेक्चर्स तो देखते जा रहे हैं पर हमें बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, लग रहा है पढ़ाई हो भी रही है कि नहीं, और एग्जाम तो हम एक भी दे ही नहीं पा रहे हैं। तो हम लेके आए हैं एक रामबाण इलाज, हम लेके आए हैं आपके लिए बच्चों चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज। तो आप जो भी चैप्टर्स हमारे वीडियोस में देख देख के कवर करते जा रहे हैं और कंप्लीट करते जा रहे हैं, तो हम रिक्वेस्ट करेंगे आप हर चैप्टर का एक एक टेस्ट लिखें। इससे आपकी प्रिपरेशन भी होती जाएगी हर चैप्टर की, एट द सेम टाइम आपकी राइटिंग प्रैक्टिस भी होती जाएगी, जो पास होने के लिए सबसे क्रूशियल होता है। आप हमारे CS दुनिया ऐप में जाके चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज जाके देखें और हर चैप्टर का एक एक टेस्ट, राइटिंग टेस्ट आप देते जाएं, जिससे आपकी राइटिंग प्रैक्टिस भी होती जाएगी और आपको एक एक चैप्टर याद होता चला जाएगा, जो आपके मेन एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ज्यादा डिटेल्स के लिए हमारी CS दुनिया ऐप को डाउनलोड करें। और भाई सब रिकॉर्ड हो रहा था, आवाज आ रही है ना? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। हाँ, ठीक है। तो हम कहाँ थे? तो क्लियर नहीं दिख रहा है ना? हाँ, ठीक है। हम कहाँ थे? कैलकुलेशन पे। अब ये ऐसे ही है जो है, देख लो। तो अब मैंने क्या बोला, सबसे पहले टर्म हम क्या कैलकुलेट करते हैं? असेसेबल वैल्यू। असेसेबल वैल्यू उसको कैलकुलेट करने का कौन सा सेक्शन होता है? नहीं होगा याद। क्या बात है। चार्जिंग सेक्शन सेक्शन 12 है, उसमें ये बोला हुआ है कि आपकी असेसेबल वैल्यू आपको यूज करनी है, जो कि हम कैलकुलेट करेंगे एज पर सेक्शन 14। अब ये कौन सा एक्ट है? एग्जैक्टली exactly. देखो, सेक्शन 12 चार्जिंग सेक्शन इज इन कस्टम्स एक्ट 1962। ठीक है, वो क्या बोलता है कि आपको कैलकुलेट करनी है असेसेबल वैल्यू, उस पे बेसिक कस्टम ड्यूटीज और एडिशनल कस्टम ड्यूटीज लगती है, दो तरीके की ड्यूटीज। बेसिक कस्टम ड्यूटी इज गवर्न्ड बाय कस्टम्स एक्ट 1962, बट जो एडिशनल ड्यूटीज है दोज आर कवर्ड बाय 1975। ठीक है, एक मोटा ये मैं बताता हूँ कि अपन कैलकुलेट कैसे करते हैं। कल मैंने थोड़ा सा एक हिंट किया था कि फ्रेट और इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट आता है, फ्रेट और इंश्योरेंस अपन करते हैं। करेक्ट, एग्जैक्टली exactly. तो देखो यहाँ पे हम शुरू करेंगे एफओबी से। एफओबी इज फ्री ऑन बोर्ड। फ्री ऑन बोर्ड क्या होता है कि मेरा सामान यूएस पोर्ट से आने वाला है, ये मेरा यूएस पोर्ट है, ये मेरा इंडिया का पोर्ट है। तो मेरे यूएस पोर्ट में फॉर एग्जाम्पल दैट इज यूएस, दैट दिस इज इंडिया। ठीक है, यूएस में यहाँ पे दिस इज फैक्ट्री, दैट इज पोर्ट। ठीक है, अब मेरा सामान यहाँ से यहाँ तक जा रहा है। ठीक है, कहाँ से? फैक्ट्री से पोर्ट तक जा रहा है। तो यहाँ पे भी मेरे को फ्रेट इंश्योरेंस लगेगा, खर्चा यहाँ पे भी लगेगा। और मेरा यहाँ से इंडिया आ रहा है। ठीक है, तो अब इंडिया में यहाँ पे भी मेरे को फ्रेट इंश्योरेंस लगेगा। हम यहाँ पे कौन से फ्रेट इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं? हम ये वाले की बात कर रहे हैं, यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, नहीं, ठीक है। हाँ, यहाँ वाला जो है दिस इज, यहाँ से जब सामान निकला, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से निकलने में 50 रुपए था, अब मेरा सामान यहाँ तक आ गया। तो यहाँ से जब निकला तब 50 था, अब यहाँ पे फ्रेट और इंश्योरेंस लगने के बाद यहाँ पे 100 रुपए हो गया। तो 100 रुपए इज फ्री ऑन बोर्ड। ठीक है, ये 50 एक्स फैक्ट्री कॉस्ट था। क्या? फैक्ट्री से निकला, एक्स फैक्ट्री कॉस्ट, फिर उसमें कॉस्ट जोड़ा, यहाँ पे पहुंचे 100 रुपए। ठीक है, अब यहां से मेरा और 20 रुपए का लगा फ्रेट इंश्योरेंस और 10 रुपए का इंश्योरेंस, मतलब फ्रेट मिला के 30 रुपए लगा, 130 हुआ। तो यहाँ पे जब मैं आया तो 130 क्या हुई वैल्यू? CIF, मतलब 100 रुपए था फ्री ऑन बोर्ड। एग्जैक्टली exactly. तो CIF कितना हो गया आपका? हाँ, तो हमको क्या समझ आया मोटा इसमें कि बीच का जो वैल्यू ऐड करनी है वो कहां से? वन पोर्ट टू डिफरेंट पोर्ट, दैट इज द फ्रेट एंड इंश्योरेंस वी आर टॉकिंग अबाउट। क्लियर हो रहा है? समझ आ रहा है? ठीक है। क्वेश्चन में कई बार ये कंफ्यूजन के लिए देते हैं कि आपको यहाँ का भी फ्रेट और इंश्योरेंस दे दिया, वहां का भी दे दिया। तो आपको ये बताना चाहिए कि हम जो यहाँ पे बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं? हम कस्टम ड्यूटी से रिलेटेड। तो एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट पे जब जा रहे हो वो वाले फ्रेट और इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं। उसमें कुछ कंडीशंस होती है जिसपे हम अभी आगे आ रहे हैं। आप एक ये ओवरव्यू ले लो, फिर अपन इन डेप्थ एक एक चीज को तोड़ते चलेंगे। ठीक है, यहाँ पे समझ आ गया? अभी यहाँ पे सब है ना मेरे साथ? कोई पीछे तो नहीं छूट रहा है? समझ आ रहा है सबको? फ्रेट फ्री ऑन बोर्ड से शुरू किया, फ्रेट ऐड किया, इसमें मैक्सिमम 20% की एक लिमिट होती है, वो ऐसे लेते चलो, अपन डिटेल में भी घुसेंगे। ठीक है, फ्रेट की होती है 20% की। ठीक है, इंश्योरेंस होता है 1.125%। ठीक है, उसमें ऐसे दिखाया हुआ है कि अगर आप असर्टेन कर पा रहे हो एक्चुअल वैल्यू तो एक्चुअल वैल्यू यूज करते हैं, वरना उसका रेट कितना होता है? 1.125%। किसका? इंश्योरेंस का। क्या बोला मैंने? फ्रेट का क्या रेट है? हाँ, इंश्योरेंस का 1.125। ठीक है, हाँ। फिर उसके बाद ये आ गई CIF। हमारी क्या है CIF का फुल फॉर्म? कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट। नाम से ही समझ आ रहा है, फ्री ऑन बोर्ड है तो उसमें कुछ भी नहीं है, जिसमें इंश्योरेंस फ्रेट आ गया उसमें इंश्योरेंस फ्रेट जुड़ गया है। तो FOB मतलब फ्री ऑन बोर्ड प्लस
इक्वल्स टू, हाँ, एंड CIF इज असेसेबल वैल्यू या ट्रांजैक्शन वैल्यू, दोनों बोल सकते हो आप, ठीक है। तो दिस AV इज असेसेबल वैल्यू। उसके बाद नीचे आ रहे हैं हम बेसिक कस्टम ड्यूटी। दो तरीके की ड्यूटीज होती हैं, बेसिक कस्टम ड्यूटी और एडिशनल कस्टम ड्यूटीज, ठीक है। बेसिक कस्टम ड्यूटीज क्या गवर्न करता है? 1962, ठीक है। एडिशनल ड्यूटीज क्या गवर्न करता है? 1975, ठीक है। दिख रहा है ना क्लियर? कस्टम ड्यूटी, बेसिक कस्टम ड्यूटी क्या होती है कि कुछ भी रेट है आपने उस पर लगा दिया सीधे इनटू इतना परसेंटेज, और उसमें एक पोर्शन एक और एक ऐड होता है SWS, जो यहाँ पे लिखा हुआ है सोशल वेलफेयर सरचार्ज। वो क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 10% लिया हुआ है मैंने, क्योंकि चीज़ों में ज़्यादातर क्वेश्चन में भी 10% लिया ही है ज़्यादातर। तो हमारी जो भी असेसेबल वैल्यू आई उसका इंटू 10% इज बेसिक कस्टम ड्यूटी, ठीक है। यहाँ ध्यान देना, बेसिक कस्टम ड्यूटी क्या है? असेसेबल वैल्यू का 10%। अब जो बेसिक कस्टम ड्यूटी आई उसका 10% इज सोशल वेलफेयर सरचार्ज। फिर से, जो मेरी असेसेबल वैल्यू आई, असेसेबल वैल्यू का 10% इज बेसिक कस्टम ड्यूटी। जो ये बेसिक कस्टम ड्यूटी आई इसका 10% इज सोशल वेलफेयर सरचार्ज, ठीक है। तो इसलिए एक फॉर्मेट ये यूज करते हैं अपन कि यहां पे ये देखो दो बार्स बना के चलते हैं कि यहां पे हमने पहले अमाउंट यहां पे भी लिया, ये ड्यूटी लेके चल रहे हैं, ठीक है। दो टेबल्स, आपका ये ऐसा वाला फॉर्मेट बनाना क्यों हेल्प करेगा ना, मैं भी आगे बताता हूँ। क्योंकि कुछ कुछ जगह ना हम जब परसेंटेजेस कैलकुलेट करेंगे तो उसमें क्या होता है कि ये पोर्शंस आप इंक्लूड करते जाते हो, ड्यूटी आप इंक्लूड करते जाते हो, फिर उस पर आप परसेंटेज लगाते हो, तो आपकी आगे की वैल्यू आती जाती है, ठीक है। तो ये स्टेप्स याद रखते जाओ और ये लिख लेना, तो बाद में आपको हेल्प करेगा, ठीक है। देखो FOB हम CIF तक पहुंचे थे, फिर मैंने बताया CIF में हमने 10% ऑफ ये A लिया, ठीक है। तो ये हमारी ये वाली वैल्यू आई। अब इसका हमने 10% लगाया, दैट इज सोशल वेलफेयर सरचार्ज, ठीक है। तो ये वैल्यू आई। अब ये तीनों को जोड़ के हमारी ये वैल्यू आई है, पर ड्यूटी सिर्फ ये दोनों है। समझ आ रहा है क्या? नहीं समझ आया? फिर से देखो, हमने क्या किया, हमने CIF में बेसिक कस्टम ड्यूटी भी ऐड की, हमने सोशल वेलफेयर भी सरचार्ज भी ऐड किया, फिर हमारी ये वाली B वैल्यू आई है। बट ड्यूटी के अमाउंट में सिर्फ ये दोनों चीजें आएंगी। देखो ये है सिर्फ ड्यूटी, हाँ। ऊपर वाला तो हमारा CIF था ना, वो ड्यूटी नहीं है, दैट इज द कॉस्ट ऑफ दैट मशीन जो हमको यहाँ तक लाई है। समझ आ रहा है? तो अभी हमने ये ड्यूटीज यहाँ पे ले गए, अभी यहाँ पे हमने ये ड्यूटी लिख के रख ली है, ठीक है। अब जो ये वैल्यू है, ये वैल्यू हमने क्यों कैलकुलेट की? क्योंकि आगे वाले जो पोर्शन है IGST वगैरह वो इस पे कैलकुलेट होंगे। समझ आ रहा है क्या? क्योंकि हम देखो GST में हम क्या करते थे, जो हमारी टोटल वैल्यू है उसको हम यूज करते हैं ना कि उस पर सीधा 18% लगता है। तो यहाँ पे सेम चीज होती है। और एक चीज ध्यान रखना, GST और GST कॉम्पनसेशन सेस ये दोनों सेम वैल्यू पे लगता है, मतलब एक ही कॉस्ट पे लगेगा। जो मेरे टोटल वैल्यू है ना, जैसे मैं जो यहाँ पे सेस भी कैलकुलेट करने वाला हूँ, कॉम्पनसेशन सेस, वो भी इसी वैल्यू पे लगेगा, B पे, ठीक है। तो हम ये हो गया ऑलमोस्ट इतना ही है ये, कि हमने क्या किया, फिर से FOB में फ्रेट ऐड हुआ, इंश्योरेंस ऐड हुआ, CIF आ गया, CIF में बेसिक कस्टम ड्यूटी आ गई, हाँ। उस कैलकुलेट होगा, पर अब टोटल ड्यूटी सेम चीज। अब टोटल ड्यूटी के लिए देखो, यहाँ पे हमने सिर्फ ड्यूटी ली है। देखो GST का हमने 18% यहाँ पे कैलकुलेट किया, सेस का जो भी परसेंटेज रहेगा वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया, वो यहाँ पे आया। अब टोटल ड्यूटी क्या होगी? ये A B C D, इनका टोटल इज दिस। अब ये हमारी टोटल ड्यूटी पेबल आया समझ में? कुछ लेस नहीं होगा, अरे खर्चा ले रहे हैं वो लोग, क्या लेस करेंगे? हाँ हाँ, नहीं 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 नहीं, हमने क्या किया, हमने CIF के बाद इसमें 10% बेसिक कस्टम ड्यूटी ऐड, मैं वही बता रहा हूँ, बेसिक कस्टम ड्यूटी ऐड किया, फिर उसके बाद हमने SWS ऐड किया, हम इस वैल्यू पे पहुंचे, B पे आ गए। अब B पे ही IGST भी कैलकुलेट होगा 18%, B पे ही ये परसेंट भी कैलकुलेट होगा, ठीक है। और ये दोनों वैल्यूज फिर हमने यहाँ ले ली, तो ये हमारा क्या क्या, बेसिक कस्टम ड्यूटी, सोशल वेलफेयर सरचार्ज, ये हमारा IGST, ये सेस, चारों को ऐड किया, ये हमारी टोटल ड्यूटी आ गई,
ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आपके दो पार्ट्स हो सकते हैं, वो आपको ये बोल सकते हैं एसेसिबल वैल्यू कैलकुलेट करो, तो वो तो क्लियर हो गया, हमको सिर्फ यहीं तक करना था, बात ही खत्म हो गई। पर दूसरा पार्ट उन्होंने क्या बोला, आपको ड्यूटी भी कैलकुलेट करनी है, तो ड्यूटी आपने कहां से कैलकुलेट की है, ये वाली आपकी ड्यूटी आ गई। क्लियर, इजी है, एक बार समझ में लगता है, पर फिर कर लेंगे, अभी क्वेश्चंस करेंगे और इजी लगने लगेगा। क्या, हाँ कर लो, नोट कर लो। कॉम्पनसेशन सेस, अरे वो तो कुछ भी लिख दो, मैंने तो ऐसे लिखा था, कैलकुलेशन का एक ओवरव्यू था। आज कवर करना है क्वेश्चन, अरे बाप रे 1 बज गया बेटा, जल्दी जल्दी करो, है ना। वो मत लिखो, वो अलग कर देता हूँ, रुको मैं साफ कर देता हूँ थोड़ा सा। क्या वो क्या नहीं दिख रहा, बता दो भाई, होना भी चाहिए। ऐ, और जितने नहीं आ रहे हैं ना रेगुलर क्लास, उन लोगों को तो बहुत ज़्यादा फ्राइटेंड होना चाहिए। सॉरी, मेरे को ही डरा रहे हैं भाई। लिख लो फिर बता देना, नीचे ले आऊँगा। अरे यार तुम लोग यार बिल्कुल, ये वो मत लिखो अभी, मैक्स वैक्स पता है, अभी आएंगे उस पर भी, नीचे अभी उसी पे जाने वाले हैं अपन। ऐसे तो थोड़ा सा समय लग जाएगा यार भाई, कल की क्लास लंबी लगने वाली है, याद रख लो। रिकॉर्डिंग बंद थी, हाँ चालू है। हाँ तो अपन क्वेश्चंस पे थे, जो सी आई एफ एफ ओ भी अपन ने डिस्कस किया, उसके बाद अपन क्वेश्चंस कर रहे हैं, चलो कोई बात नहीं। आज मैं सोच के गया हूँ, मैं नंबर दे के जाऊंगा, पर जब मैं नंबर दूँ याद दिलाना, रिकॉर्डिंग बंद कर दूँ है ना। ठीक है, तो तुम लोग को कभी भी कुछ लगे, इसके अलावा भी दूसरे सब्जेक्ट्स में भी, ये सोया मैं नीचे सुला दूंगा, है ना। हाँ, यहीं सोना फिर सीधे। हाँ चलो, चलो क्वेश्चन 1, क्या है क्वेश्चन 1, एफ ओ बी ऑफ क्या खरीदना है बताओ, किसको क्या लेके आना है। हाँ, एरोप्लेन वाला वहीं बैठा है, वहीं बैठना पड़ेगा, फिर माल्या वहीं है। प्रोफेशनल्स बन रहे हो, सीएस बन रहे हो तुम लोग, काम क्या आएगा सबसे ज्यादा। चलो ये भी ठीक है, ऐसा कर लो। क्या होता है ट्रांसपोर्टेशन।
मैं दोनों को अलग अलग बैठा दूंगा बोल रहा हूँ। हाँ एक सेकंड। आर्टिकल। पर मैंने सी आई एफ वो नहीं बताया अभी, फ्रेड पहले वो बताना पड़ेगा। ये क्वेश्चन लिख लो, फिर वो पहले बता देता हूँ, फिर उसके बाद अपन इस पे आते हैं। फिर तुम लोग क्वेश्चंस करने में तो अच्छा। कैलकुलेटर लाए हो ना सब? हाँ चलो बढ़िया, थोड़े हाथ चलेंगे जगहोगे भी। यार ये तो अच्छा लिखा है यार मैंने। ये तो मैं अच्छा खुश हो गया था कि मैंने ठीक लिखा है। देखो, इसके बाद अगर नहीं समझ आएगा तो बुला के लिखवाने लग जाऊंगा, मैं बता रहा हूँ। चलो। हाँ तुम लोग तो टाइम वेस्ट करवा लो बस, है ना, यही करना है। और क्या है। मैं समय लेके आ गया हूँ, बैठा रहूंगा 5 बजे तक यहीं तुम लोग को भी लेकर। बेटा वो सब सुनूंगा ही नहीं मैं। हाँ हाँ। सब हो जाएगा, खाने पीने का सब हो जाएगा। तुम लोग पढ़ो तो यहीं बैठ के सब कर लेंगे, अपन टेंट लगा लेंगे, यहीं बैठेंगे। कोई दिक्कत थोड़ी है। ये सब चीज़ों के लिए तो हम लोग सबसे आगे रहते हैं। अब पढ़ाई कर लो पहले। हो गया। हाँ। चलो अब इसमें ना दो तीन चीज़ें इसमें इन्होंने फ्रेट इंश्योर, देखो ट्रांसपोर्टेशन क्या है। एग्जैक्टली। ट्रांसपोर्टेशन इज फ्रेट। ठीक है, इंश्योरेंस तो आपको पता ही है क्या है। अब पहले ये इसके अपन लिमिट्स पढ़ लें, हमने ये लिमिट्स नहीं पढ़ी हैं अभी। जो हम ये 20% और ये जो बात कर रहे थे ना, ये कहाँ से आ रहा है, तो ये मैं बता रहा हूँ। मैं तुम लोगों को पहले ये बताता हूँ, जो इनकी बुक है ना, इसमें इनने इतने प्यार से एक जगह ये लिख दिया। देखो कल अपन ने थोड़ा सा ऊपर से पढ़ा था। देखो मैं पेज 930 पे हूँ, अपन ने पेज 930 फर्स्ट डे ही मैंने रीड करने बोला था ना, किया था आप लोगों ने रीड। तो इसमें आपने ये पढ़ा होगा, वैल्यूएशन फॉर कस्टम ड्यूटी। रीड किया था एक बार। ये वाला रीड करो फिर से जरा, वैल्यूएशन रूल्स। इनने इतने प्यार से लिख दिया सेक्शन 14, ये ही नहीं बताया किसका सेक्शन 14। हाँ, और उसके बाद कहाँ 14 और क्या पढ़ना है, और फिर उसके बाद नीचे देखो उन्होंने फिर से प्यार से लिख दिया सेक्शन 14 को पढ़ना है इन अकॉर्डेंस विद रूल 10। रूल 10 कहाँ है अता पता नहीं है, भगवान मालिक है। 931 पे। समझा। तो इन्होंने तो उसको एक एक लाइन में खत्म कर दिया, और फिर उसको क्वेश्चंस में भी यूज किया। पर वो क्या करोगे समझ नहीं आया तुम लोगों को, तो फिर इसलिए ये मैं लेके आया हूँ, ये है आपका रूल 10। ये भी थोड़ा सा समरी में ही लेके आया हूँ मैं, वरना क्योंकि ज़्यादा डेप्थ में जाके कोई मतलब नहीं है। ठीक है। सबसे पहले जो ये वैल्यूएशन है ना, इसमें कॉन्सेप्ट ये होता है कि सबसे पहले आपको असेसेबल वैल्यू कैलकुलेट करनी है, उसके बाद आप ड्यूटी पे जाओगे, है ना। तो असेसेबल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए उन्होंने क्या बोला, जैसे अभी अपन ने देखा कि ट्रांजैक्शन वैल्यू चाहिए एज पर सेक्शन 14। गर्मी हो रही है ना यार, नहीं है क्या चालू एसी? चला दिया हाँ। पता नहीं। नहीं चालू नहीं है। नहीं नहीं बंद रहने दे, आवाज़ करेगा यार। एसी चालू कर दिया है ना। हाँ। करना है। ठीक है, मत ना हो जाएगा ना, भी ठंडा हो जाएगा। तो मैं बोल रहा हूँ कि ट्रांजैक्शन वैल्यू कैलकुलेट करनी है सबसे पहले। तो उसमें हमने क्या पढ़ा सेक्शन की, सेक्शन एज पर सेक्शन 14 होता है। अब वो सिर्फ सेक्शन सेक्शन 14 नहीं है, वो है सेक्शन 14 सब सेक्शन 1 एंड सब सेक्शन 2, आइदर ऑफ द टू। अब इसमें क्या बोला है उन्होंने, उसी पे आ रहा हूँ। सेक्शन 14 क्या है, उसके पहले क्या बोलते हैं ये कि वैल्यूएशन,
मतलब एक बहुत बेसिक सी चीज उन्होंने बोली है कि या तो वैल्यूएशन कैसे करोगे, या तो वो एक स्पेसिफिक ड्यूटी होगी या तो एड वैलोरम ड्यूटी होगी। स्पेसिफिक ड्यूटी क्या कल मैंने बताया था कि क्वांटिटी बेसिस पे भी कभी कभी डिफाइन कर देते हैं वो, कि भाई कोई सामान आप इतनी क्वांटिटी में लेके आ रहे हो तो हर किसी का 10 रुपए के हिसाब से दे दो, क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दो, तो वो होती है स्पेसिफिक ड्यूटी की, जहां पे उन्होंने बोल दिया कि भाई इतनी क्वांटिटी है, आप कुछ तो भी उन्होंने मेजरमेंट दे दिया कि हर क्वांटिटी पे इतना इनटू रेट कर दो, इतना एब्सोल्यूट अमाउंट है, हर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल अमाउंट इतनी होगी आपकी ड्यूटी, ये आप ड्यूटी पे कर दो। ठीक है। या दूसरा क्या होता है, अगर ये डिफाइंड नहीं है तो एड वैलोरम ड्यूटी, उसमें क्या होता है कि आपकी जो भी वैल्यू है उसका आप परसेंटेज कैलकुलेट करते हो। स्पेसिफिक रेट दे दिया है उन्होंने, दे दिया कि ड्यूटी कितनी है, ₹10 पर पीस। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर 50,000 पीस इंपोर्ट किए हैं, करेक्ट, समझ आया, ये होगी डायरेक्ट। पर अब हम बोल रहे हैं एड वैलोरम, दूसरा वाला क्या है कि अगर आपको ऐसे स्पेसिफिक ड्यूटी नहीं दी है, जो ज्यादातर नहीं दी है, तो फिर आप इसको परसेंटेज के बेसिस पे कैलकुलेट करोगे, जो भी आपका एसेसिबल वैल्यू आएगी उसका परसेंटेज कैलकुलेट करोगे और वो ड्यूटी आप यहाँ पे पे कर दोगे। अब ये वैल्यू जो बोल रहे हैं, जिस वैल्यू का आप परसेंटेज कैलकुलेट करोगे, दैट वैल्यू इज व्हाट वी आर असर्टेनिंग थ्रू दिस असेसिबल वैल्यू एंड ट्रांजैक्शन वैल्यू। ठीक है, समझ आ रहा है क्या, सब साथ में है ना। हाँ, तो अब ये ट्रांजैक्शन वैल्यू कैसे असर्टेन होती है, ये होती है सेक्शन 14 से, रेड विद रूल 10। ठीक है, ये रूल्स याद रखने की ऐसी जरूरत नहीं, पर वो हो ही जाएगा क्योंकि क्वेश्चन में आपको काम आएगा। रूल 10 में कुछ नहीं, बेसिकली उन्होंने ये बताया है कि आप जब ट्रांजैक्शन वैल्यू पे आ गए हो तो उसमें और क्या क्या चीजें ऐड होंगी या क्या क्या चीजें लेस होंगी, सिर्फ उन्होंने ये चीज रूल 10 में बताई है। और सब सेक्शन 14 में उन्होंने क्या बोला है कि सेक्शन 14 में उन्होंने बोल दिया कि दो वैल्यूज हो सकती है, आप ये दोनों में से कुछ भी एक यूज करोगे, या तो एक टैरिफ वैल्यू है और या एज पर सेक्शन 14(2), और या तो एक ट्रांजैक्शन वैल्यू है एज पर 14 सेक्शन 1। ट्रांजैक्शन वैल्यू वही जो अब तक हम बात करते आए हैं, जनरल केसेस में वही होता है। ठीक है, और टैरिफ वैल्यू क्या है कि उन्होंने, गवर्नमेंट ने अपने नोटिफिकेशन शेड्यूल के थ्रू कुछ एक टैरिफ डिफाइन कर दिया कि भाई इस चीज की इतनी वैल्यू है। तो अगर उन्होंने बोल दिया कि इतनी वैल्यू है तो फिर आपको ट्रांजैक्शन ये सब में जाना ही नहीं है, उन्होंने बोल दिया ये वैल्यू तो बस खत्म बात, वो उठा लो, उस पर परसेंटेज कैलकुलेट कर देंगे अपन। तो अगर किसी चीज का टैरिफ डिफाइंड है तो हम उसी को यूज करेंगे। ठीक है, पर अगर टैरिफ डिफाइंड नहीं, टैरिफ कहां होगा 14(2) में, टैरिफ डिफाइंड नहीं है तब हम ट्रांजैक्शन वैल्यू पे जाएंगे। ठीक है, समझ आ रहा है क्या, सब जगह है, आंखें खोल के हाँ बोल भाई। हाँ, चलो, तो ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या है, कल हमने पढ़ा था ट्रांजैक्शन वैल्यू, उसमें क्या क्या कंडीशंस होती है, मैंने कुछ बात की थी कि भाई मैं और वेदांत हैं, हम लोग रिलेटेड हैं अगर, तो हम आपस में कुछ कुछ खिलवाड़ कर सकते हैं, तो हमको वो सब नहीं करना है, तो हम ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या देंगे, एग्जैक्टली पर ऐसा जरूरी नहीं है ना, तो अगर रिलेटेड भी होंगे तो फिर हम क्या कोशिश करेंगे कि हम फिर उसको आर्म्स लेंथ प्राइस पे लेके आए, हमको आर्म्स लेंथ प्राइस चाहिए क्योंकि हमको जेन्युइन प्राइस चाहिए। ठीक है, तो ये वाली बातें सारी कहाँ पे लिखी हुई है, कल तो हमने जनरल बात की थी, ये लिखी हुई है 14 सबसेक्शन 1 में। फिर से हम 14 पे क्यों आए हैं, हम असेसिबल वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। असेसिबल वैल्यू क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि हमको ड्यूटी कैलकुलेट करनी है। ड्यूटी कैलकुलेट कैसे होगी, असेसिबल वैल्यू पे परसेंटेज लगा के। लिंक बैठ रहा है, फ्लो चार्ट ऐसे दिमाग में भी और लिखते चलो, आगे चल के ना रेफरेंस नहीं रहेगा, वरना एक ऐसे फ्लो चार्ट बना लोगे तो याद रहेगा। ठीक है, और क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो एक दिमाग में माइंड मैप बनाते चलो। ठीक है, हाँ, कहाँ थे, सबसे सेक्शन 14 पे आ गए सब। सेक्शन 14 के दो पार्ट्स, 1 2, आइदर 1 आइदर 2। 1 में ट्रांजैक्शन वैल्यू है, 2 में टैरिफ वैल्यू। टैरिफ वैल्यू क्या है, एग्जैक्टली अगर उन्होंने नोटिफिकेशन के थ्रू वैल्यू डिफाइन कर दी है तो वो 2 में लिखी होगी, आपको अगर वो दी हुई है तो आप वही यूज करोगे, वो नहीं दी है तो फिर आप ट्रांजैक्शन वैल्यू पर। ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या है कि आपने कोई चीज इंपोर्ट करने के लिए कितना पे किया है, कितना खर्चा दिया है, उस पर आप टैक्स कैलकुलेट करोगे। ठीक है, अब ट्रांजैक्शन वैल्यू कैलकुलेट कैसे करनी है, ये ऐसे कैलकुलेट करनी है कि प्राइस दैट यू आर एक्चुअली पेइंग या विच इज एक्चुअली टू बी पेड। ठीक है, दिस शुड बी सोल कंसिडरेशन। हमने क्या बात की थी कि अगर मैं कुछ और भी चीज दे रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने शाश्वत को इंपोर्ट कर रहा है, शाश्वत कुछ भी, और मैं हूँ यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहा हूँ यूएसए से, वो इंडिया में इंपोर्ट कर रहा है, उसको मैंने ₹1, उसने कुछ एक मेरे को अमाउंट तो ट्रांसफर कर दिया, साथ में बोला आप मेरी गाड़ी रख लेना। तो हाँ, तो अगर ऐसा है तो फिर वो गाड़ी का अमाउंट भी इंक्लूड हो जाएगा, आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं गाड़ी का अमाउंट इंक्लूड नहीं होगा फिर। ठीक है, तो ये प्राइस अगर आप ये यूज कर रहे हो जो एक्चुअली पेड है, तो वो सिर्फ वही सोल कंसिडरेशन होनी चाहिए, वही चीज होनी चाहिए जो आपने उस चीज के लिए पे की है, जो इंपोर्ट कर रहा है उसके लिए। ठीक है, समझ आ रहा है। अब ये कब की बात करेंगे, एट द टाइम एंड प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन, कि भाई ये नहीं कि मैं वही विशाखापट्टनम में इंपोर्ट कर रहा हूँ, मैं कॉस्ट ले रहा हूँ मुंबई तक का, ये सब नहीं करना है। या मैं आज इंपोर्ट कर रहा हूँ, मैं 2 साल पहले की बात कर रहा हूँ कि 2 साल पहले की वैल्यू जो चल रही थी मैं वो ले रहा हूँ, ये सब नहीं चलेगा, है ना। फिर सबसे इंपॉर्टेंट, बायर सेलर शुड बी अनरिलेटेड। ठीक है,
समझ आ रहा है? ये सारी चीजें ना मटेरियल में लिखी है, देखो बता दे रहा हूँ। हाँ 931 में, ये देखो ये दिख रहा है क्या? ऑर्डिनरी सोल्ड, टाइम एंड प्लेस, इंटरनेशनल ट्रेड, सेलर बायर शुड नॉट बी रिलेटेड, सोल कंसिडरेशन, रेट ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, उस पर अभी काम नहीं है तो इसलिए उसको इंक्लूड नहीं किया मैंने। रेट ऑफ एक्सचेंज का मैंने बताया था ना, सीबीआईसी वाला रेट यूज होता है। अच्छा, एक इन जनरल बस ये बता देता हूँ कि क्वेश्चन में कई बार मैंने अभी देखा कि ऐसे दिया है कि रेट्स कौन कौन डिफाइन करता है आपके फॉरेन करेंसी के रेट, एक्सचेंज रेट्स ना। तीन ऑर्गेनाइजेशन हैं जो दे सकती हैं, या तो सीबीआईसी देगी, या तो आरबीआई देगी। आरबीआई क्या होता है? हाँ, और या तो कोई फाइनेंशियल फॉरेन एक्सचेंज के जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो देंगे। हमारे लिए क्या काम का है? करेक्ट। तो क्वेश्चन में कुछ भी और लिखा हो हमको कंफ्यूज होना ही नहीं है, हमको सीबीआईसी दिखा हम चिपक गए, खत्म। ठीक है, तो अब हम कहाँ थे? यहाँ पे। हाँ, सेक्शन 14 तक पहुंच गए। 14 सब सेक्शन 1 2 समझ आ गया। ये दोनों में से कुछ भी एक यूज होगा। ठीक है, आया समझ में? तो अभी हम ट्रांजैक्शन वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक है, ये अभी हमने क्या कैलकुलेट किया? हमने अभी ये कैलकुलेट किया है, ये। ठीक है, ठीक है, समझ आ रहा है क्या? ए पे पहुंच गए हम। हाँ, अब इसमें हमारा बस एक चीज़ है जो हमने अभी बहुत इजीली निकाल दी। ये जो फ्रेट इंश्योरेंस है, जो इसका ये कितना 20% या 1.125%, ये वाली बात आपकी रूल 10 में की गई है। दिस इज रूल 10 में। ठीक है, अब वो आपका इधर मेंशन ही नहीं है, तो अब अपन उस पर जा रहे हैं। परसेंटेज सिर्फ दिया है ना? हाँ, उस पर आ रहा हूँ, वो सिर्फ उन्होंने समराइज कर दिया है। वो कैसे, अभी तुम लोग जब पूरा देख लोगे ना तब तुम लोग बताना कहाँ मेंशन है करके। अब देखो, ये रूल 10 है। हाँ, ये रूल 10 के दो पार्ट्स, रूल 10 1, रूल 10 2। ठीक है, ठीक है। रूल 10 1 में उन्होंने क्या दिया है कि हम जब ये प्राइस एक्चुअली पेड की बात की, हमने प्राइस एक्चुअली पेड की कहाँ बात की? हमने सेक्शन 14 सब सेक्शन 1 और सब सेक्शन 2 पे बात की। सब सेक्शन 1 में हमने ट्रांजैक्शन वैल्यू की बात की कि हम जब एक्चुअली पे करेंगे तो क्या यूज करेंगे, दैट इज ट्रांजैक्शन वैल्यू। वो ट्रांजैक्शन वैल्यू जो एक्चुअली पेड की हम बात कर रहे हैं, उसमें आप क्या क्या इंक्लूड करोगे? जो मैंने एक्चुअली अमाउंट पे किया उसके बाद आप उसके ऊपर और क्या इंक्लूड करोगे, वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने क्या बोला? कमीशन, ब्रोकरेज एंड पैकेजिंग। कि भाई मैंने कुछ भी अगर कमीशन ब्रोकरेज पे किया ऊपर से, कोई एक बंदा वहां पे इन्वॉल्व था, सेल एजेंट या जो भी, उसको मैंने ये पे किया है कमीशन या ब्रोकरेज, तो वो भी इसमें इंक्लूड होगा। ठीक है, पर इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है जो कि लोग क्वेश्चंस में भी यूज करते हैं। आपको क्वेश्चन में दिखेगा एक बाइंग कमीशन नाम से टर्म्स है, सिर्फ ये टर्म याद कर लो, बाइंग कमीशन। जब भी बाइंग कमीशन लिखा है ना, वो इंक्लूड नहीं होगा, वो उसको इंक्लूड नहीं करते। उनका मानना ये है कि वो एक सेपरेट ट्रांजैक्शन है। आपने वो एक एजेंसी की तरह या आपने एक किसी को रेफरल फीस टाइप का दिया है, तो वो आपका असेसेबल वैल्यू में इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, ये कहाँ लिखा है? रूल 10 सबसेक्शन 1 में, सॉरी रूल 10 1 में। ठीक है, बुक में नहीं दिया, क्वेश्चन में आएगा अभी। छोड़ो, ये सब में मत पढ़ो, कोई मतलब नहीं। अपन को क्या करना है? अपन को एग्जाम देना है, सॉल्व करना है, आगे बढ़ना है। मैं इसीलिए, हाँ ले लो, कैसे मैं शेयर करवा दूंगा, बोल दूंगा मैं तुमको शेयर। या पर कोशिश करो लिखते चलो, पता है खुद का लिखा हुआ याद रहेगा। हाँ, या मैं ये यहाँ तो दे ही दूंगा, इन लोग से ले भी लेना, वो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर हाँ चलो वैसा कर लो। ठीक है, तो पहले क्या बात की हमने? ऐड करना है कमीशन ब्रोकरेज। ठीक है, एक्सेप्ट, हाँ याद रखना, बाइंग कमीशन दिखेगा, डायरेक्ट सवाल देखेगा, वो भी दिखाऊं क्या? देखो अब भी दिखाता हूँ वो सवाल। ये देखो, चलो ये सवाल करो। नहीं, अच्छा रुक जाओ, बस एक बार पढ़ लो, इसमें एक पॉइंट आना है जो मेरे को अभी एक बार कवर करना है। पर भाई ये देख लो, जैसे देखो, देख रहे हो बैंक कमीशन बाय इंपोर्टर, ऐसे डायरेक्ट सवाल देखेगा तुम लोगों को।
ठीक है, मेरे को बस 2 मिनट और दो, मैं एक चीज़ और कवर कर लूँ, फिर अपन इस पे आ जाएंगे क्वेश्चन पे ही वाले, ठीक है। हम्म, ये हमने क्या बात की, कमीशन ब्रोकरेज ये भी ऐड होगा, पर बाइंग कमीशन ऐड नहीं होगा, ठीक है। दूसरा, एनी फ्री असिस्टेंस बाय बायर, मतलब मैंने कुछ भी इंपोर्ट कर रहा हूँ या मैंने ऐसा कुछ किया कि मैं उससे मैन्युफैक्चर करवाने के बाद इंपोर्ट कर रहा हूँ, तो मैंने उसको कुछ एक रॉ मटेरियल या उसके लिए उसको कुछ भी छोटे मोटे पार्ट्स लगने थे, टूल्स लगने थे, वो मैंने प्रोवाइड करवा दिए थे, तो उसका कॉस्ट भी हम इसमें इंक्लूड करेंगे, ठीक है। इससे डायरेक्टली नहीं आएगा, एक जनरल है ये। डायरेक्ट तुमको इसमें ना पूरे में ये वाला काम आने वाला है, बाइंग कमीशन, बाइंग कमीशन का पॉइंट तुमको टकरा जाएगा, तो ये काम आएगा सिर्फ एक तुमको, ठीक है। उसके अलावा इन्होंने क्या बात की कि रॉयल्टी एंड लाइसेंस फीस कुछ अगर पे कर रहे हैं तो वो भी इसमें इंक्लूड होगा। डायरेक्ट सवाल मतलब डायरेक्ट चीजें जो इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व होंगी आपको उस ट्रांजैक्शन में, तो आप उसको इंक्लूड करते चलोगे, ठीक है। फिर ऑल एनी अदर पेमेंट आपने जो पे की है टू द बायर और ऑन बिहाफ ऑफ इट, कि भाई उसके लिए, मतलब उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में बोल दिया है, या कॉन्ट्रैक्ट जो उनका हुआ परचेज सेल का, उसमें उन्होंने ये डिफाइन कर लिया कि भाई मेरे को ये पेमेंट करनी, फॉर एग्जांपल मेरे को, मैंने कुछ बनवाया या कोई मशीन बनवाई है, उसके मैंने डिजाइनिंग चार्जेस या इंजीनियरिंग चार्जेस पे किए हैं, कोई इंजीनियर इन्वॉल्व किया था, उसने यहाँ पे आके काम किया, मैं उसको पे करने वाला हूँ, तो मेरे को जो बायर है, जैसे वही एग्जांपल कि शाश्वत है, शाश्वत इंपोर्ट कर रहा है इंडिया में, मैं यहाँ पे यूएस में बैठा हूँ, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, तो शाश्वत ने मेरे को पे किया है, मैंने शाश्वत को बोला भाई तेरी जो मशीन बन रही है ना, वो मैंने यहाँ ईशान से बनवाई है, ईशान यहाँ पे इंजीनियर है, अब ईशान को मैं जो पे कर रहा हूँ वो भी तू ही पे करेगा, वो मैं पे क्यों करूँ, तेरा काम है, तो तू उसको पे करेगा, तो वो असेसेबल वैल्यू में ये वाला कॉस्ट जो है वो भी ऐड हो जाएगा। और अगर उसने मेरे को पे किया और मैं इसको पे करने वाला हूँ, तो भी मेरे को भी अगर पे किया है, तो वो इसको पे करने के लिए पे किया है ना, वो उसको अक्वायर करने के लिए किया है ना, तो वो भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली हम जो वो मशीन इंपोर्ट करने के लिए जो जो खर्चे कर रहे हैं वो सब इंक्लूड होंगे। अच्छा, अब ये वाला कॉस्ट सीआईएफ है कि एफओबी है कि क्या है ये किसका पार्ट है? ये तो अभी एक्स फैक्ट्री कॉस्ट के भी पहले है। कैसे बात की थी हमने, सबसे पहले आएगा एक्स एक्स फैक्ट्री, फिर यहाँ से आएगा एफओबी, फिर यहाँ से आएगा सीआईएफ, ठीक है। अब यहाँ तक पहुँचने के लिए, यहाँ तक पहुँचने के लिए पहले, एग्जैक्टली यहाँ मशीन तो बने, मशीन बनी ही नहीं है अभी तो, अभी तो यहाँ मशीन बन रही है, फिर ये बनने के बाद मेरी यहाँ फैक्ट्री में खड़ी हो गई कि हाँ ठीक है, अब मेरे को उसने बोला शासन ने चाहिए, तो यहाँ से मैंने पहुँचाया अपने यूएस के पोर्ट, यूएस के पोर्ट आया तो यहाँ तक मेरा यहाँ का फ्रेट और इंश्योरेंस लग गया। अब यहाँ से यहाँ के बाद मैंने यहाँ पहुँचाया, तो यहाँ ये क्या है, इंडिया, यूएस से इंडिया आए, जब यूएस से इंडिया आए तो ये जो मेरे को फ्रेट इंश्योरेंस लगा ये हम अपने कैलकुलेशंस में लेके आएंगे, पर यहाँ तक तो मेरा एफओबी में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। समझ आया? हाँ, और क्या हो सकते हैं, जैसे ड्राइंग चार्जेस या एक डिसमेंटलिंग चार्जेस बोलते हैं, कि हमने कुछ जैसे मशीन मशीन के लिए तुमने अकाउंट्स में भी देखा होगा ना, कि कुछ एक स्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हो तो आप पहले से यहाँ पे कुछ बना हुआ था, आपने उसको तोड़वाया दिया, उसका खर्चा पे किया है, तो वो भी उसमें इंक्लूड होगा, ठीक है। एक ये बाइंग कमीशन, और ये एक याद रखना, उसके बिहाफ पे या उसको पे करने के लिए आपने कुछ भी एक्स्ट्रा चार्जेस पे किए हैं तो वो भी इसमें इंक्लूड होंगे, ठीक है। अच्छा, और ये तो बहुत बेसिक है ना कि आप तभी इंक्लूड करोगे व्हेन इट इज नॉट ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द प्राइस। अगर भाई मैंने तुमको पहले ही बोल दिया कि भाई 50,000 उसमें सब इंक्लूडेड है, तो तुम फिर से थोड़ी ऐड करते चलोगे, है ना, हाँ, तो ध्यान देना वो। अब अब ये आ गया, ये था रूल 10(1). फिर से रूल 10 पे कहाँ से पहुंचे हम सबसे पहले थे कि हमको ड्यूटी कैलकुलेट करनी है, ड्यूटी कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या चाहिए, असेसेबल वैल्यू चाहिए। असेसेबल वैल्यू कहाँ से आएगी, सेक्शन 14 ऑफ, ट्रांसलेट कर उसको, कहाँ है वो, शाबाश, ऑफ 14(1) 14(2) कौन से एक्ट में है? हाँ, 1962, कस्टम्स एक्ट 1962, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन वैल्यू, हंसी मजाक नहीं अभी सीरियसली, ट्रांजैक्शन वैल्यू, टैरिफ वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन वैल्यू पे है, ट्रांजैक्शन वैल्यू में क्या लिखा हुआ है कि वैल्यू असर्टेन होगी थ्रू सेक्शन 14 रेड विद रूल, एग्जैक्टली। तो रूल 10 के दो पार्ट्स, रूल 10(1) में क्या लिखा हुआ है हमने जो अभी पढ़ा, उसको ऐसे याद कर लो, सारे एडिशन लिखे हैं रूल 10(1) में, ठीक है। बाइंग कमीशन उसमें से एक्सेप्शन में, हाँ, और डिसमेंटलिंग चार्जेस या एनी अदर चार्जेस जो हमने पे किए इंक्लूड हो। रूल 10(2),
रूल 10(2) में किस चीज की बात की है? सिर्फ दो चीजों की, फ्रेट, इंश्योरेंस। ठीक है, अब उस पे आ रहे हैं अपन, जो उसके टर्म्स हमने पढ़े थे। देखो, फ्रेट और इंश्योरेंस के लिए उन्होंने क्या बोला है? अब ये तो याद हो गया होगा ना, सीआईएफ क्या होता है? तो वो कैसे आता है, उसका क्या फॉर्मूला था? हाँ, अब ये तो खून में आ जाना चाहिए, इतनी बार हो गया अपना, है ना? तो अब इसको कैसे डिफाइन करते हैं? बोलते हैं फ्रेट अगर असर्टेनेबल है, मतलब अगर आपको डायरेक्टली दे दिया है, या अनअसर्टेनेबल है कि आपको डायरेक्टली नहीं दिया है, मतलब आप उसको असर्टेन नहीं कर सकते कितना लगने वाला है, तब आपका वो 20% का रेट हो जाता है। कि आप फ्रेट कितना मान रहे हो कि आपका जितने भी वैल्यू है उसका 20%। पर 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 ये इन्होंने एयर के लिए अलग दे दिया। एयर के लिए उन्होंने बोल दिया मैक्सिमम 20%। अगर आप एयर के थ्रू ट्रैवल कराओ, क्योंकि क्या कॉस्ट ज्यादा होता है ना, फ्लाइट से आप करवाओगे तो आपका कॉस्ट भी ज्यादा है, आप उसको 20% के ऊपर जाते जाओगे तो वो तो कितना ही अमाउंट पहुंच जाएगा। तो ये नहीं करना, उन्होंने डिफाइन कर दिया। अगर इसलिए ये याद रखो कि असर्टेनेबल है, तो उसके बाद एक सब कैटेगरी आ जाएगी कि भाई एयर फ्लाइट मतलब एयरवेज से आ रहा है कि अदर्स। अगर एयरवेज है तो 20% लोअर ऑफ एक्चुअल, या 20%, मतलब मैक्सिमम 20% होगा। ठीक है, और अदर्स के केस में एक्चुअल हो जाएगा वो। अगर अनअसर्टेनेबल है, आपको कुछ अमाउंट दिया ही नहीं है, तो आप सीधे 20% कर दोगे उसको। ठीक है, ये कॉम्प्लिकेशन सिर्फ फ्रेट में है, और उसमें इंश्योरेंस में ये है ही नहीं। इंश्योरेंस में सीधी सच्ची बात है, अगर असर्टेनेबल है तो आपकी जो अमाउंट दी आप ले लो, नहीं है तो क्या रेट बोला था? 125, 1.25 नहीं करना, क्लरिकल एरर हो जाता है। हाँ, 1.25 करोगे तो सोचो रेट बढ़ जाएगा। 1.25 इज हायर देन 1.125, तो वो नहीं करना। ठीक है, अब ये चीज देखो तुम्हारे इसमें दी है, जो तुम लोग बोल रहे हो ना कि यहाँ दी है, अब वो ऐसे दी है, पढ़ दो। ये देखो, सी आई एफ क्या लिखा है? सी आई एफ इज इक्वल्स टू एफ ओ बी प्लस, हाँ एग्जैक्टली, ठीक है, अ फ्रेट टू बी टेकन एट एक्चुअल्स इफ असर्टेनेबल। ठीक है, हाँ, इफ नॉट असर्टेनेबल, हाँ नीचे दिया है, इफ नॉट असर्टेनेबल इट विल बी 20%। ठीक है, ये हो गया। फिर इंश्योरेंस टू बी कैलकुलेटेड एट 1.125%। अच्छा, ये वाली कैलकुलेशन सारी सीआईएफ वैल्यू पे होंगी ना? इधर आ, सो यहाँ की हाँ एग्जैक्टली, सीआईएफ अभी हम पहुंचे ही नहीं है। एग्जैक्टली, ये सब जब आप ऐड कर दोगे तब आप पहुंचोगे सीआईएफ। ठीक है, हाँ जागते रहो। चलो, फिर कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ इंपोर्टेड गुड्स इंक्लूड्स शिप डीमरेज चार्जेस। ये उसी में जो रूल 10 में हमने लिया है ना, एक और एक चार्ज अभी आया नहीं है, जब टकराएगा तब बताता हूँ तुम लोगों को। फालतू तुम लोग है ना और चीज़ें लेते जाओगे, दिमाग में कचड़ा कर लोगे। इन द केस ऑफ गुड्स इम्पोर्टेड, हाँ ये कल हमने ये पढ़ा था। वो क्या बताया था मैंने? ट्रांसशिप कर रहे हैं, अगर एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट पे जा रहे हैं, तो मेरे को एक बार टैक्स लगेगा पहले वाले पोर्ट पे, दूसरी बार टैक्स लगेगा दूसरे वाले पोर्ट पे, है ना? पूरे प्रोसेस में, हाँ इतने, हाँ हाँ इतने बात, तू आगे बैठेगा बेटा, पीछे तो भीड़ देख के सर हिलाता रहता है, तू आगे बैठेगा। भाई, आपको टैक्स कब लगेगा? जब आप कस्टम पोर्ट से क्लियर कर रहे हो। तो क्लियर तो एक जगह से ही करोगे ना, पोर्ट पोर्ट थोड़ी घूमते रहेगा। मैं लेके आ गया घर पे, बोलो नहीं अब इस पोर्ट से वहां लेके जाओ, घूमते रहे, यही करते रहेंगे क्या? हाँ, ठीक है। आ, पानी पी लो, पानी, नींद उड़ जाएगी। चलो, ये देखो, ये दिया इन्होंने टेबल में। जो अभी अपन ने बात की ना, देखो समझ आ रहा है क्या? एक बार रीड कर लो। इसको ऐसे कर लेते हैं, फ्रेट, मेरे को टेबल फॉर्म में थोड़ा इजी लगता है, तुम लोगों का क्या हाल है? तुम लोगों को लॉ में इजी लगता है क्या? मेरे से लॉ में होता नहीं है।
हाँ, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि टेबल या ऐसे चार्ट कुछ बना लो ना, तो वो, हाँ, तो वो रिव्यू और फिर रिवीजन में भी फास्ट हो जाता है वो। हाँ, एग्जैक्टली exactly. चलो, अगर नॉट असर्टेनेबल है तो 20% ले लोगे, असर्टेनेबल है। हाँ, ये किस केस में है? ठीक है। हाँ, तो ये चीज़ हमने यहाँ बात की। देखो सही है ना, कुछ गलत तो नहीं लिखा है मैंने, देख लो एक बार। ये देखो, असर्टेनेबल है तो फिर हम देखेंगे एयर है कि अदर्स है। ठीक है, एयर है अगर, तो लोअर ऑफ एक्चुअल या 20%। ठीक है, और अगर अदर्स है तो एक्चुअल वैल्यू ले लेंगे। ये किसकी बात कर रहे हैं अपन? इंश्योरेंस की, है ना? हाँ। हाँ, अब अगर अनसर्टेनेबल है तो फिर कितना? ठीक है। अब ये दूसरा वाला क्या था? ठीक है, इसके डायरेक्ट सवाल आते हैं, बिल्कुल डायरेक्ट। जो अभी अपन ने किया ये असेसेबल वैल्यू, इससे क्या कैलकुलेट होगी? ये जो अभी अपन ने पढ़ा, ये राम कथा की। हाँ, सीआईएफ क्या होता है? वो तो ठीक है, होता क्या है? एग्जैक्टली, असेसेबल वैल्यू। हम क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं असेसेबल वैल्यू? हाँ, क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं? क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, तो क्यों कर रहे हैं? कैसे निकलेगी? हाँ, सुन नहीं रहे तू शाश्वत? असेसेबल वैल्यू पे परसेंटेज मल्टीप्लाई करोगे, आपकी ड्यूटी आ जाएगी। ठीक है, अब ये रूल 10 कंप्लीट हो गया अपना। ठीक है, इतना ही था। समझ आ गया क्या? एक बार पूरा फिर से करना है। चार्ट याद है? तो एक एक हिस्से में बताते जाओ, कहाँ से शुरू किया था? हाँ, क्या है उसमें सेक्शन 14 में? पहले 14 के दो पार्ट्स हैं। हाँ, वन में क्या है? ट्रांजैक्शन वैल्यू। टू में क्या है? टैरिफ क्या बोलता है? नोटिफाई जो करेगा वो टैरिफ वैल्यू होती है, वो 14(2) में है। वरना हम क्या यूज करेंगे? 14 सबसेक्शन 1 ट्रांजैक्शन वैल्यू। ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या होती है? बता नहीं रहे हो, सुन नहीं रहा है कोई? ट्रांजैक्शन वैल्यू सीआईएफ, मतलब जो हमने एक्चुअली पे किया है, जो उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए हमने पे किया है। ठीक है। हाँ, उसको किसके साथ रीड किया जाता है? सेक्शन 14 को। रूल 10 के कितने पार्ट? कौन से? 1 और 2 ही होंगे ना बे? हाँ, और कौन सा पार्ट होता है? रूल 10(1) में क्या है? करेक्ट, उसमें 4-5 पार्ट्स है। बैंक कमीशन ब्रोकरेज के अलावा एक लास्ट वाला पॉइंट क्या बोला था मैंने कि याद रखना? एनी अदर पेमेंट। हाँ, ठीक है। कहाँ पहुंच गया? रूल 10(1) हो गया हमारा। रूल 10(2), उसमें कितने पार्ट्स? कौन से? फ्रेट का कितना परसेंटेज? हाँ, और इंश्योरेंस का? अच्छा, सही बोल रहा है। कॉन्फिडेंस रख, सही जा रहा है। ठीक है, ये आ गए। अब चलो, क्वेश्चन लिखा था क्या अभी अपन ने? अब सॉल्व करेंगे क्या? चलो, शुरू करो। चलो 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 चलो। जागते रहो, जो सोएगा मार खाएगा। अबे क्या खो तो सब लिए तुम लोग, अब क्या खोगे? नींदे उड़ गई और क्या है भाई? उड़ी कि नहीं उड़ी? जून आ रहा है, जून, याद रखो। डेट्स क्या है, डेट्स? वाह, रिविजन्स कब से प्लान्ड है? हाँ, क्या 10 बजे से? अच्छा, 10 मई से। हाँ भाई, जो भी पढ़ाई की प्लानिंग करो, रिवीजन का टाइम अलग रखना ना, उसको काउंट नहीं करना।
अगर जून में पेपर है तो तुम लोग ने वही कि 15-20 दिन पहले से तो भूल जाना कि एक दिन है, 15-20 दिन पहले से है ही नहीं, उसका तो सिर्फ रिवीजन है जो पढ़ना है, नया तो कुछ पढ़ना ही मत। आखिरी के 15-20 दिन में कुछ नया मत पढ़ना, जो छोड़ दिया छोड़ दिया। हाँ बिल्कुल रिवीजन ही करो, क्योंकि जो पढ़ा हुआ है उसको हार्ड करो और तगड़ा करो उसको। चलो अच्छा, पहुंच गए हो क्या? मेरे को तो लगा अभी खोल ही रहे हो, इसलिए मैं टाइम पास कर रहा था। मैं बताऊं, कस्टम से तुम्हारी याद कैसे, अभी तो कर लोगे पर याद कैसे बैठेगा कि लिख लो, लिख के करो, क्वेश्चन लिखो। क्या क्या दिया है इसमें देखो। अच्छा ये यूज नहीं करना है ना, कौन सा कलर और यूज कर सकता हूँ उसमें, और कौन सा कलर होता है? ब्लैक कर लूँ? क्या क्या दिया है आपको? सीआईएफ कैसे कैलकुलेट होता है? चलो पहला क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, यहाँ देखो चलो। सबसे पहले क्या दिया है? एफओबी। एफओबी की वैल्यू कितनी? 1 लाख। फिर क्या ऐड करोगे? हम्म फ्रेट का क्या रूल था? क्या आवाज कर रहा है ये? हम्म, हाँ। एयर में क्या होता है? हाँ मालूम है। लिया दिया नहीं है, पर तुम लोग फिर उसको ना अज्यूम कर लोगे और हर जगह 20 मारने लगोगे, इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ कि तुमको याद रहे कि अगर एयर लिखा होगा तो फिर क्या देखोगे? एग्जैक्टली exactly. बट अगर नहीं दिया है तो फिर क्या करोगे? एग्जैक्टली exactly. कहाँ गया चार्ट? देखो देखो चलो। फ्रेट अगर असर्टेनेबल है और हमारा एयर है तो एयर से क्या होगा? एक्चुअली है लोअर। हाँ। और अगर असर्टेनेबल नहीं, असर्टेनेबल है और एक्चुअल वैल्यू है पर एयर नहीं है, एनी अदर मोड है, हाँ एक्चुअल वैल्यू लेंगे। करेक्ट? समझ आ गया? 20% कब लेंगे? जब अनअसर्टेनेबल। हाँ। जब ये कंपैरिजन ही नहीं है, हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है दूसरी, तो फिर हमने 20% ले लिया, वो फ्लैट रेट हो जाएगा। समझ आया क्या? तो यहाँ तो हमको कुछ करना पड़ेगा नहीं, क्यों? क्योंकि ये असर्टेनेबल है। चार्ट याद रखो, असर्टेनेबल है, और असर्टेनेबल के बाद एयर है या अदर है? अदर्स है। एयर नहीं है ये, अदर्स है। तो अदर्स में हमने नीचे क्या दिया है? एक्चुअल जो दिया है वो ले लो सीधा। तो कितना दिया है यहाँ पे? तो आपने यहाँ 20,000 ले लिया। ठीक है। फिर इंश्योरेंस। इंश्योरेंस के दो पार्ट्स, असर्टेनेबल अनअसर्टेनेबल। अगर असर्टेनेबल है सीधा ले लो, अनअसर्टेनेबल है तो शाश्वत। भाई कितना? हाँ हाँ। तो अब इससे क्या आएगा? एफओबी है ना? आ गया क्या? इतनी डिफिकल्ट कैलकुलेशन थी, कैलकुलेटर यूज किया ना? 1 लाख प्लस 20,000 प्लस 5,000। आया क्या समझ में? अब ये क्या है? ये क्या है? इसको क्या बोलते हैं? ट्रांजैक्शन वैल्यू या
अच्छा ये दिख नहीं रहा है क्या? हाँ ठीक है, असेसेबल वैल्यू। हाँ भाई तुम लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तुम अपना नाम लिखो फिर, कोई मतलब नहीं। है ना, समझ आ रहा है क्या? अब इसके बाद अपना नेक्स्ट पार्ट क्या है? हाँ अब हमको, अबे यार ये क्या खुल गया यार, ये कैसे बंद होता है? ड्यूटी कैलकुलेट करनी है, ठीक है। फिर से वही फॉर्मेट उठा लो। असेसेबल वैल्यू कितनी थी? बीसीडी कितना? ड्यूटी में लिखूँ क्या? एस डब्ल्यू एस कितना होता है? तो 12,500 होगा ना? हाँ, फिर कितनी हो गई वैल्यू? लड़कियों से आवाज कम आ रही है, ये दो नमूने ही बोल रहे हैं सिर्फ। हाँ आगे। आईजीएसटी कितना है? कितना हुआ टोटल? शाबाश। ड्यूटी कितनी हुई? क्वेश्चन क्या था? अब एक और हम बहुत महान काम ये करते हैं कि हम क्या करते हैं, नहीं हम ये कैलकुलेट करके आ जाएंगे, मैं तो सब सही करके आया था, पर ये तो पूछा ही नहीं था। हमने तो पूछा था टोटल ड्यूटी। आप ये कैलकुलेट करो ना भाई, हमको तो ये चाहिए ये। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन बताओ। क्वेश्चन लिखा है कैलकुलेट टोटल कस्टम ड्यूटी। हमने क्या कैलकुलेट किया? हमने कैलकुलेट किया 163,725 और हम खुश हो गए, है ना? एग्जैक्टली exactly, क्योंकि नंबर यहाँ मिलेंगे। आया क्या समझ में? ज़्यादा तो नहीं आया, जितना आना था उतना ही आया ना, कि पूरा ही समझ गया, निकल गया सब, ऊपर से तो नहीं गया। कौन कौन सो रहा है? बताओ कौन कौन सो रहा है? ओहो क्या बात है, शाबाश। 38,725 क्या है शाश्वत? हाँ ठीक है, समझ आया क्या? इजी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो फिर। ये क्वेश्चंस लिख लो, ये तुम लोगों ना आगे बहुत काम आएंगे। क्वेश्चन में अगर दिया रहेगा तो लिखेगा। अब जरूरी नहीं, जीएसटी कंपनसेशन में पढ़ा होगा ना, हर चीज पे लगता ही नहीं कंपनसेशन सेस, जिस पे लगता है उस पे आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। इजी 5 नंबर है क्या? इजी 5 से 10 नंबर है। चलो क्वेश्चन 2। अरे यार इतना पूरा थोड़ी लिखूंगा, यहाँ लिख देता हूँ। ये सब तो लिख लिया ना तुम लोगों ने, अलग कर दे रहा हूँ मैं।
चलो बताओ, करो प्रोसेस शुरू करो अपना वही। करो सॉल्व करो, बताओ मेरे को जवाब दो। कैलकुलेटर वही यूज करना जो तुम लोग एग्जाम में लेके जाओ, है ना, चेंज नहीं करना। खेलते मत रहना फालतू ये सब में। हुआ क्या? लिख के रख ले अभी अपने पास, अपन बात करते हैं। करें डिस्कस? हुआ सबका? चलो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले वही कैलकुलेट किया होगा, 20 लाख प्लस 1.5 लाख प्लस 80,000, कितना आया? क्वेश्चन लिख के लेके आना चाहिए था, क्यों मेरे को समय दे दिया सोचने का मैंने ना। चलो तो यहाँ अपन को सी आई एफ ऑलरेडी दिया था, तो हमको तो वो करना नहीं था कि हम पूरा वापस से कैलकुलेट कर रहे हैं, वरना होशियार बन के बैठ के फिर से कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो डबल कैलकुलेट कर दिया हमने, है ना। तो ये चीज ध्यान देनी है, उतना स्मार्ट खेलेगा वो लोग इंस्टीट्यूट भी। ठीक है। हाँ तो फिर हमने क्या किया, चलो बताते जाओ, उसमें करते जाते हैं अपन। कितनी हो गई वैल्यू? असेसेबल वैल्यू कितनी होगी? बीसीडी कितना होगा? बीसीडी होगा 2 लाख। एस डब्ल्यू एस? भरोसा कर लो ना कैलकुलेशंस पे। बस हो गया, यही तो करना था ना। हाँ, अब भी पिटते पिटते बच गए तुम लोग। आया क्या समझ में? क्लियर हुआ? एक क्वेश्चन और करोगे क्या?
चल बे, अभी तो और करना है बहुत सारा। नहीं हो गई, मैंने करती है, यही है जो है। नहीं होगी इसके बाद क्लास। पिंकी दीदी की है ना, वो मैं करवा दूंगा ना, कैंसिल बोल तो रहा हूँ। पर करो तो पहले ये। पता चला मेरे को, तो हो जाएगा वो। पता चला दीदी बहुत तेज चल रही हैं। चलो चलो चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो चलो। लिखो, बोलते जा रहा हूँ, लिखते जाओ। एफओबी प्राइस 23,50,000। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन 1,28,000। 28,000। 28,000। इंश्योरेंस 88,000। बीसीडी रेट 18%। जीएसटी रेट 18%। कैलकुलेट कस्टम ड्यूटीज एंड असेसेबल वैल्यू। लिख लिया क्या सबने? चलो करो। हाँ, एनीवेज बेटर ही है। मतलब वो रूल भी वही है, पर नोट डालोगे तो वो दिखेगा उसको कि हाँ पता है तुमको। ज़्यादा नॉलेज दिखाना कभी भी दिक्कत का काम नहीं है। बस हाँ ये ध्यान देना कि पेपर मत छोड़ देना, उसमें पता चले एक ही क्वेश्चन में पूरा नॉलेज दिखा रहे हो, आगे के 5 लिखे ही नहीं। ये मत करना। क्वेश्चन रिपीट करूं क्या? हो रहा है क्या? ये सीएस के पेपर्स में भी वो पेन वाला हो गया क्या? ब्लैक पेन ही यूज करना है? कुछ भी कर लो। हुआ क्या? करें क्या डिस्कस? चलो बताओ। हाँ ख्वाहिश बताओ, क्या किया था? ए रुक जा। हाँ, सबकी वही आई है क्या? सबकी वही आई है क्या? हाँ 4 lakhs। 4 lakhs है वो। कभी भी ना कॉमा लगाया करो, आदत बना लो। अकाउंट्स वाले बच्चों आदत बना लो, वो कभी भी कॉमा से हेल्प होगी तुम लोगों को, ठीक है? हाँ कंटिन्यू फिर। ठीक है, तो टोटल वैल्यू कितनी आई अभी तक? हाँ एक सेकंड बस रुक जाओ। आपका नाम? अनुप्रशा। हाँ अब आप, चलो करो अच्छा। अब बाजू में निशा है ना? हाँ निशा, हुआ क्या कैलकुलेट?
हाँ टैक्स आगे, जीएसटी करो, जल्दी करो। कर रहे हैं ना, चलो जल्दी जल्दी करो। आप लोग का हुआ? टोटल वैल्यू बताओ मेरे को, टोटल ड्यूटी कितनी आ रही है? हम्म। आप लोग की टोटल वैल्यू जीएसटी की कितनी आई है? अच्छा ठीक है, उसको ना राउंड ऑफ कर लिया करो, इन लोग राउंड ऑफ करके चल रहे हैं। हाँ वही 32। पर ठीक है, पर मतलब वो बेटर है कि तुम डेसिमल में करके फिर राउंड ऑफ करो नीचे। ठीक है, चलेगा। समझ आया क्या? बन रहा है। निशा हुआ? अनुप्रशा बताया ना आपने? आपका हुआ? हाँ सही है। तो टोटल वैल्यू कितनी आई? 36, 27, 400, 3627, 400, है ना? हाँ। और कैलकुलेट इतना ही करना था कि इसके आगे भी कुछ करना था कैलकुलेट? हाँ। ध्यान रखना, ये मत करके आना असेसेबल वैल्यू और वो कैलकुलेट करके आएगा, ड्यूटी लिखी ही नहीं। हाँ, इसलिए बोल रहा हूँ, वो मैंने इसलिए कोशिश भी किया टेबल में सेकंड पार्ट ड्यूटी को रखो, कि वो देखिए लास्ट ये है, ड्यूटी कैलकुलेट करना है। ठीक है, क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट क्या है ध्यान रखना। हाँ हाँ, इसीलिए वो वैसा फॉर्मेट रखा था। अच्छा, अभी तक का समझ आया है क्या? पहुंच गए क्या यहाँ तक? आगे बढ़े? नहीं बढ़ना है क्या आगे? यार ऐसा मत करो यार, 5 मिनट का ब्रेक ले लो, थोड़ा सा कर लेते हैं। आधा घंटा और, बस। उससे ज़्यादा नहीं, अच्छा 20 मिनट। 5 मिनट का ब्रेक ले लो, और 5 मिनट। या हाँ, तो या तो फिर 20 मिनट पढ़ा लेते हैं, 2:30 बजे तक। हो जाएगा तुम लोग का यार, कस्टम क्यों घसीटना है तुम लोगों को, जल्दी जल्दी खत्म करेंगे ना। मैं पिंकी मैम से बात कर लूंगा, क्लास कैंसिल करवा दूंगा बस। पक्का? पेपर कितने बजे से है? कौन से टॉपिक का पेपर है? आई, यार मैं भी बैठ जाऊंगा अभी, रुक जा। पानी वानी पीना है तो पी लो, 2 मिनट रुका हूँ मैं। चलो रिज्यूम कर रहे हैं, है ना? तो अभी अपने क्या बात की एक ब्रॉडर व्यू में, कि वैल्यूएशन में अभी हमने क्या देखा कि हमारी वैल्यूएशन ट्रांजैक्शन वैल्यू कहाँ से कवर हो रही है? 62, कस्टम्स एक्ट 1962 सेक्शन 14, जो हमने यहाँ पे एड वलोरम और ये सब देख लिया। और दूसरा जो अभी अपने कैलकुलेशन में सब देख लिया, वो यहाँ पे कि जो ड्यूटीज हैं, ड्यूटीज के दो पार्ट, एक जो बेसिक कस्टम ड्यूटी और जो SWS है, सोशल वेलफेयर सरचार्ज, वो कहाँ से कवर होता है? वो कवर होता है कस्टम्स एक्ट में 1962 में। ठीक है, और जो बची हुई ड्यूटीज है, दोज आर कॉल्ड एडिशनल ड्यूटीज या काउंटर वेलिंग ड्यूटीज, क्योंकि वो किसी चीज को काउंटर वेल कर रही है, काउंटर बैलेंस कर रही है। जैसे हमने कल बात किया था कि जितनी भी ड्यूटीज लग रही है, को जितनी भी ड्यूटीज लग रही है, वो उसका बेसिक इंटेंशन क्या है कि कोई भी बंदा जो बाहर से इंपोर्ट कर रहा है, उसके कॉस्ट से लोकल जो मैन्युफैक्चरर है, ये जो लोकल बंदा है, उसको कुछ भी इंपैक्ट नहीं होना चाहिए, उसको कवर करने की कोशिश चल रही है। सब साथ में है ना मेरे, सुन रहे हैं क्या? तो दूसरी वाली जो ये ड्यूटीज है, वो एडिशनल ड्यूटीज कहलाती है, वो काउंटर वेलिंग ड्यूटीज कहलाती है, किसी ना किसी चीज को वो काउंटर वेल कर रही है। जैसे ये सेक्शन सबके 3 हैं, सबसेक्शन सेक्शन 3 और सबसेक्शन चल रहे हैं। तो सबसेक्शन 1 का इसको करता है एक्साइज को, कि आपको जहाँ पे लोकली मैन्युफैक्चर करने में जब एक्साइज टैक्स लगता था, तो उसको सब्स्यूम करने के लिए या उसको सब्सटीट्यूट करने के लिए, आप बाहर से लेके आ रहे हो वो नहीं लग रहा है, तो उसको सब्सटीट्यूट करने के लिए कौन सा सेक्शन लगाया है? सबसेक्शन 1, 3 सबसेक्शन 1, इसमें एक्साइज कवर हो रहा है। अभी हमारे लिए रेलेवेंट है क्या? नहीं है। पर क्यों रेलेवेंट हो सकता है? जिस पे टैक्स नहीं लगता, जिस पे जीएसटी नहीं लगता है, उस पे एक्साइज लगता है। फॉर एग्जाम्पल पेट्रोलियम, टोबैको, ये सब, तो उस पर जीएसटी नहीं लगता है, तो उस पर एक्साइज लगता है। हाँ,
ठीक है, तो हमको वैसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, पर अगर आएगा, अगर हमको नहीं आते हैं वैसे, पर अगर आता है तो डायरेक्ट एक्साइज का रेट दिया रहेगा, तो उसमें क्या करना रहेगा कि एक्साइज की ड्यूटी सीधे सीधे ऐड हो जाएगी। आया क्या समझ में? मैं देखूंगा अगर मेरे को स्कैनर में एक ऐसा क्वेश्चन दिखेगा तो मैं वो करवा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट है सेक्शन 3 सबसेक्शन 3। ये उतना काम का नहीं है, बट इसमें क्या है कि इन लोगों ने एक्साइज ड्यूटी, जो अभी हमने ब्रॉडली बात की, उन्होंने कुछ एक सबसेक्शन दिया हुआ था कि रॉ मटेरियल्स, ये जो कंपोनेंट्स होते हैं उसके लिए एक अलग एक्साइज ड्यूटी लगती थी, तो उसको कवर करने के लिए उन्होंने यहाँ पे 3 सबसेक्शन 3 दिया था, ठीक है। 3 सबसेक्शन 5 क्या कवर करता था? सेल्स टैक्स जो होता था, वैट होता था, सीएसटी होता था, वो अब वो आज की डेट में तो है नहीं, अगर पर जहां जीएसटी नहीं लगता कहीं अगर ये एप्लीकेबल होता है तो उसको कवर करने के लिए 3.5। अब जो मेन काम हमारा जो है 3.7 और 3.9। 3.7 में क्या है? आईजीएसटी, वो मैक्सिमम हो सकता है 40%। कहां लिखा है ये? क्या चार्जिंग सेक्शन था जीएसटी का? और उसमें आप ऊपर देखोगे तो सबसे ऊपर लिखा है कि द रेट विल बी चार्ज ऑन द सप्लाई ऑफ दिस दिस द रेट कुड बी मैक्सिमम 40%, और सीजीएसटी एसजीएसटी में 20%। अब याद आ गया? जब बता रहा हूँ तब आ रहा है। हाँ, और 3 सबसेक्शन 9 में क्या कवर होता है? कॉम्पनसेशन सेस। राइटिंग में मत जाओ। हाँ, ये देख, ठीक है। तो समझ आ गया क्या कि सेक्शन 12 बेसिक कस्टम ड्यूटी और एसडब्ल्यूएस कहाँ पे कवर्ड है? बेसिक कस्टम, वो कस्टम्स एक्ट 1962। टैरिफ एक्ट में क्या कवर्ड है? एडिशनल वाली ड्यूटीज। एडिशनल ड्यूटीज में क्या क्या आता है? सेक्शन 3 से सबसेक्शन 1 एक्साइज, सबसेक्शन 3 दूसरा वाला एक्साइज, काम का नहीं है। सबसेक्शन 5 सेल्स वैट वाला, वो भी इतना कुछ काम का नहीं है। पर सबसेक्शन 7 आईजीएसटी, ऐसे याद रख लो दोनों चार्जिंग सेक्शंस, एक सप्लाई का है, एक चार्जिंग, जीएसटी वाले एक्ट से। सेक्शन 9 हो गया तुम्हारा चार्जिंग सेक्शन, 7 हो गया तुम्हारा सप्लाई का। तो जीएसटी के एक्ट क्या है? 3 सबसेक्शन 7, 3 सबसेक्शन 9, खत्म, ठीक है। अभी अपन ने जो प्रैक्टिकली कर लिया वो उसका थ्योरेटिकल पार्ट है। ये आया क्या समझ में? ये हो गया। अब ना अपन बुक के क्वेश्चंस देख लेते हैं। हाँ, जो हमने इसका क्वेश्चन देखा था, मैंने तुम लोगों को अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन दिखाया था, ये वाले क्वेश्चन पे आओ जरा। सोल्यूशन कोई नहीं, इसी पे देखेगा, बुक्स में कोई नहीं देखेगा, यहीं देखो। दिख रहा है क्या? हाँ, बताओ कैसे होगा ये। पढ़ो पहले क्वेश्चन, क्या क्या दिया है। असेसेबल वैल्यू दी है, कॉस्ट ऑफ मशीन दी है, टू यूएस एक्सपोर्टर। कहाँ की वैल्यू है ये? एट द फैक्ट्री। तो यहाँ की वैल्यू है, यहाँ की वैल्यू है, यहाँ की वैल्यू है, एग्जैक्टली exactly. ठीक है, तो अभी मैं फैक्ट्री पे हूँ, मेरे को वैल्यू कहाँ की चाहिए? या वहाँ की चाहिए? हाँ, मेरे को चाहिए तो वो असेसेबल वैल्यू चाहिए मुझे, वे ये, हाँ, रास्ता लंबा ही है, ठीक है। तो यहाँ पे मिली हमको सबसे पहले, तो हमको सबसे पहले क्या निकालनी पड़ेगी? यहाँ की वैल्यू, एक्स फैक्ट्री कॉस्ट। तो उन्होंने सबसे पहले क्या दिया है? कॉस्ट ऑफ मशीन। ट्रांसपोर्ट चार्जेस कहाँ तक के हैं? फ्रॉम द सेड फैक्ट्री अंटिल द सी पोर्ट फॉर ऑनवर्ड शिपमेंट, मतलब एग्जैक्टली exactly, यहाँ से फैक्ट्री से यूएस पोर्ट तक के कॉस्ट दिए हैं, ठीक है। फिर होल्डिंग चार्जेस एट द पोर्ट फॉर शिपमेंट, मतलब हाँ, यहाँ पे जो भी क्या लिखा था? एनी अदर चार्जेस पेड और पेबल ऑन बिहाफ ऑफ द सेलर या टू सेलर, ठीक है। तो और नीचे क्या दिया है? बाइंग कमीशन पेड बाय इम्पोर्टर। कहाँ लिखा है? याद कर, हाँ याद था ना तेरे को? हाँ, होशियार, 10 मिनट के अंदर भूल गया। रूल 10 सब सेक्शन 1, सब रूल 1, सॉरी। हम गए थे 14 में दो पार्ट्स, ट्रांजैक्शन वैल्यू, टैरिफ वैल्यू। ट्रांजैक्शन वैल्यू में क्या लिखा है? एज पर सेक्शन 14 विद रूल 10। रूल 10 के दो पार्ट्स, 10(1), 10(2). 10(1), 10(2) में क्या है? फ्रेट और इंश्योरेंस। 10(1) में क्या है? जो ऐड करना है हमको, करेक्ट, याद आया, समझ आया। तो यहाँ पे बाइंग कमीशन एक्सेप्शन में ऐड नहीं होगा। और फ्रेट चार्जेस अंटिल द इंडियन पोर्ट, ये क्या हुआ? ये कहाँ की वैल्यू है? ये कौन सा फ्रेट है? यहाँ से यहाँ का, यहाँ से यहाँ का, शाबाश। तो अब देखो कैलकुलेशन कैसे हुआ, पहले करोगे कि दिखा दूं? चलो चलो देख लो, थोड़ा सा भरोसा कर रहा हूँ। देखो, तो पहले सबसे पहले क्या कैलकुलेट होगी? एफओबी वैल्यू।
ठीक है, एफओबी वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी? कॉस्ट ऑफ मशीन उठाई 17,500, हाँ कॉस्ट ऑफ मशीन उठाई 17,500, ठीक है, उस पर ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस फ्रॉम सेड फैक्ट्री टू सी पोर्ट, ये कौन सा सी पोर्ट है? यूएस का, ठीक है, ये ऐड हुआ, फिर हैंडलिंग चार्जेस ऐड हुए 200, तो ये क्या आई है हमारी सीआईएफ वैल्यू आ गई है ना, हाँ, फिर एफओबी आ गया, फिर उसके बाद क्या करना है, अब छोड़ दें? हाँ, तो फ्रेट का क्या रूल होता है? फ्रेट या तो असर्टेनेबल है या तो अनअसर्टेनेबल है, असर्टेनेबल है अगर तो एयर से है या अदर है, इन केस ऑफ एयर, पर यहाँ पे कहाँ लिखा है? पोर्ट लिखा है ना, तो पैर, हाँ 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 हाँ, देखो कहाँ है, हाँ तो इंश्योरेंस, हाँ इंश्योरेंस का कुछ भी नहीं दिया, इंश्योरेंस का तो सीधा सच्चा था कि असर्टेनेबल अनअसर्टेनेबल, असर्टेनेबल है तो जो दिया है ले लो, नहीं दिया है अनअसर्टेनेबल है, एग्जैक्टली, तो ये देखो, तो एफओबी आया, फिर एफओबी के बाद इन्होंने लगाया ये 1.125% फॉर इंश्योरेंस, ये आ गया, कैलकुलेट करते चलो भरोसा बनता बनेगा, ठीक है, 20,200 पे 1.125% देखो सही किया है कि इनने, हाँ, अब फ्रेट पे अपन बात कर रहे थे, फ्रेट ये एनी अदर का केस है, हाँ ठीक है क्या, अच्छा पर एंड में ये भी ध्यान रखो भाई, पूरी कैलकुलेशन डॉलर्स में हुई है, देख रहे हो क्या, पूरी कैलकुलेशन डॉलर्स में हुई है, हाँ, और उन्होंने यहाँ पे एक धीरे से रेट दे दिया है, हाँ देख लो, अपन करके आ जाएंगे इतना, कोई करेंसी रेट कुछ नहीं लगाएंगे, उन्होंने रेट जो दिया उसके नंबर चले जाएंगे, वही तो, कहीं कुछ मेंशन नहीं किया, धीरे से नीचे लिख दिया एक्सचेंज रेट इतना है, खत्म, तो अब फिर यहाँ पे एक स्टेप पे आपको क्या करना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे जो ये वैल्यू आई थी उसको आपको रेट से मल्टीप्लाई करना है, और फिर ये आपकी वैल्यू आ जाएगी, आया क्या समझ में? समझा क्या? ये एक बार राइटिंग में करेंगे घर पे, ठीक है, हाँ लिख लो, ये बस इसे सिर्फ डिस्कस कर रहा हूँ, कुछ नया नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है क्या? अच्छा, एक बस और चीज सुन लो, लैंडेड वैल्यू क्या होता है? लैंडेड वैल्यू होती है कोई भी चीज हम लेके यहाँ पे लैंड कर गए, यहाँ तक आ गई है, तो कितना खर्चा लगा मेरे को, दैट इज लैंडेड वैल्यू, ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने लैंडेड वैल्यू का टर्म यूज किया है, तो वो देखेगा, एक बार इसको भी करके आएंगे, हाँ सब करके, जो अपन टोटल वैल्यू एंड में वैल्यू निकाल रहे हैं ना, दैट इज लैंडेड वैल्यू, देखो ये सारे क्वेश्चंस अपन कर सकते हैं ना, ये करके आना है, फिर अपन डिस्कस करेंगे और इसको क्लोज करेंगे, अब कोशिश करेंगे कि कल इसको क्लोज करें अब, है ना, आज का समराइज करना है क्या, समझ आया है क्या, कहाँ से शुरू किए थे आज हमने? चलने दो, अच्छा याद हो, कहाँ से, नहीं चालू है, समरी भी याद ही रहेगी ना, कहाँ से शुरू किया था आज हमने? वैल्यूएशन से शुरू किया था हमने, चलो वो चार्ट्स निकाल लेंगे, ये देखो सबसे पहले हमने आज ये देखा था क्या, हाँ कैसे शुरू हुआ था, एफओबी आई, एफओबी में हमने फ्रेट ऐड किया, इंश्योरेंस ऐड किया, फिर हमारा सीआईएफ आया, सीआईएफ करेगा, उसके बाद हमने 10% जोड़ा, 10% किस पे लगा, हाँ फिर उसके बाद और 10% वापस से सीआईएफ पे लगा, है ना, करेक्ट, करेक्ट, ठीक है, फिर उसके बाद, हाँ अब अनुप्राशा बोलेगी, है ना, सही नाम बोला ना मैंने, हाँ, फिर आगे आईजीएसटी, आईजीएसटी किस पे कैलकुलेट होगा, ऊपर ए पे ना,
कौन सी ड्यूटी आएगी? सोशल वेलफेयर सरचार्ज। वो दोनों ऐड करेंगे हम ऊपर सीआईएफ पे, फिर आपकी टोटल वैल्यू आएगी बी। ठीक है, बी पे आप क्या कैलकुलेट करोगे? हाँ, और फिर इन दोनों को ऐड करके सेस होगा, है ना? इसी वैल्यू पे सेस भी ऐड होगा और आईजीएसटी भी ऐड होगा। ठीक है, राइटिंग में करना है नूरा शाह। मैं कल यहाँ बुला के करवा दूंगा, बता रहा हूँ मैं। पूरा टेस्ट लाइव होगा। हाँ, समझ आ रहा है क्या? और क्या करना है फिर आगे बताओ? और कुछ नहीं पढ़ा था क्या अपन ने? क्यों भाई, ये चार्ट देखो, सोएगा नहीं कोई। हाँ, समझ रहा हूँ, इसलिए बस समराइज करो, आप कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ समराइज खत्म, ताकि एक बार हो जाए ना, लिंक हो जाए कहाँ से कहाँ किए थे हमने। ठीक है, स्पेसिफिक ड्यूटी, एड वैलोरम ड्यूटी। स्पेसिफिक ड्यूटी क्या कि उन्होंने मेजर करके दे दिया कि भाई क्वांटिटी है, इतना इतना रेट लगना है। ठीक है, हाँ। एड वैलोरम ड्यूटी क्या, परसेंटेज है, परसेंटेज लगेगा। ठीक है, किस पे लगेगा परसेंटेज? ट्रांजैक्शन वैल्यू। ट्रांजैक्शन वैल्यू का यहाँ पे कंडीशंस डिफाइंड है, सब्जेक्ट टू रूल्स। रूल कौन सा? हाँ, 10 के कितने पार्ट? 2 में क्या है? 1 में क्या है? एक। दूसरा क्या था? लास्ट वाला उसका एक पॉइंट था, एनी अमाउंट पेड और पेबल टू और ऑन बिहाफ ऑफ द सेलर, सप्लायर, कोई भी। ठीक है, अगर मेरे को टैरिफ वैल्यू दी है तो फिर मैं कुछ और यूज करूंगा क्या? हाँ, ठीक है क्या? हो गया, कथा समाप्त करें। जय।